हमारे देशभक्त हैं जो मुगलों को हिस्ट्री से हटाने में लगे हुए हैं, और एक तरफ आजाद हिंद फौज के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अंग्रेजों से देश को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे तो बाकायदा बहादुर शाह जफर की कब्र पर गए। भगत सिंह सावरकर का सम्मान उनकी 7 माफियों के लिए नहीं करते थे। नमस्कार। हमारे देश में नए नए देशभक्त पैदा हुए हैं, बहुत सारे ऐसे देशभक्त जो ना आजादी की लड़ाई के टाइम हमारे साथ थे, ना उसके बाद कभी जनता की किसी लड़ाई में शामिल हुए, जिनका एक ही काम है धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते रहो और ये साबित करने की कोशिश करो कि एक खास धर्म के लोग नाम लेकर मुसलमान जो हैं वो कभी देशभक्त नहीं रहे। इस क्रम में आप जानते हैं कि हटा दिया गया सिलेबस से मुगलों को, क्योंकि उनको लगा कि मुगल अगर रहेंगे, मुगलों का इतिहास पढ़ा जाएगा तो शायद बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को असलियत मालूम हो जाए। हालांकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ स्कूली शिक्षा पर महदूद नहीं रहती है, जिसको जानकारी पानी है वो तो पा ही जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस की मुझे याद आई। सुभाष चंद्र बोस को मैं पढ़ रहा था और मुझे याद आया कि आखिरी जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी कब्र पर, रंगून में जो उनकी कब्र है, उस कब्र पर एक बार सुभाष चंद्र बोस गए थे। थोड़ी तलाश की मैंने तो मुझे वो भाषण मिल गया जो उस कब्र पर सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब आप सोच के देखिए, एक तरफ हमारे देशभक्त हैं जो मुगलों को हिस्ट्री से हटाने में लगे हुए हैं, और एक तरफ आजाद हिंद फौज के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अंग्रेजों से देश को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे तो बाकायदा बहादुर शाह जफर की कब्र पर गए थे। और कब्र पर गए ही नहीं थे, कब्र पर एक छोटा सा भाषण भी दिया था। उनके साथ जो बर्मा के हेड थे वो भी गए थे, उनके सेना की टुकड़ी भी गई थी। और जैसे एक बादशाह दूसरे बादशाह को सलाम पेश करता है, जैसे एक वारिस अपने पुरखे को सलाम पेश करता है, जैसे एक देशभक्त दूसरे देशभक्त के बारे में बात करता है, वैसे उन्होंने बात की थी। उस भाषण का कुछ हिस्सा मैं आपको एज इट इज पढ़ के सुना देता हूं। जो लोग जानना चाहते हैं कि यह भाषण कहां मिलेगा, उस जमाने में एक पतली सी बुकलेट छपी थी जिसका नाम था ऑन टू दिल्ली, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी के जितने भाषण थे उस जमाने के, जब जापान में वो थे और आजाद हिंद फौज को संगठित कर रहे थे, वो संकलित थे। बाद में सुखता बोस और शिशिर कुमार बोस यानी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे, और सिर्फ भतीजे नहीं, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारे भतीजे हैं। वो भतीजे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता से भागने में मदद की थी। ये कहानी आप लोग जानते होंगे कि अंग्रेजों ने उन्हें कैद करके रखा हुआ था। सुभाष चंद्र बोस तड़फड़ा रहे थे कि कैद में ये मुझे मार डालेंगे, मैं करूं क्या। अब वो विनायक दामोदर सावरकर तो थे नहीं कि माफी मांग के बाहर आ जाते, तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने ये बहाना बनाया कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और घर पर जाकर इलाज कराना बहुत जरूरी है। वो अपने घर चले गए। घर जाने के बाद उन्होंने पूरा माहौल बनाया कि वो तो बिल्कुल भक्त हो गए हैं, 24 घंटे पूजा करते हैं, लोगों से मिलना जुलना भी काफी कम कर दिया उन्होंने। और इसी बीच में एक योजना बनाई। एक रात अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से रात के अंधेरे में गाड़ी से घर से बाहर निकले, सियालदा से ट्रेन पकड़ी, अपनी वेशभूषा बनाई एक पठान की और पहुंच गए आज के अफगानिस्तान में, काबुल पहुंचे। काबुल से फिर वो लंबी कहानी है कि किस तरह से जर्मनी फाइनली पहुंचे, जर्मनी से फिर जापान आए और जापान से आजाद हिंद फौज को संगठित करके दोबारा हिंदुस्तान को आजाद करने की लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय लड़ी। तो शिशिर कुमार बोस, कई लोग बहुत सारी बातें करते हैं, वो शिशिर कुमार बोस हैं जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भागने में मदद की थी। तो उन शिशिर कुमार बोस और उनके बेटे सुखता बोस, जिनको सुभाष चंद्र बोस का एक्सपर्ट माना जाता है, जिन्होंने कई खंडों में सुभाष चंद्र बोस की जो जीवनी है, जो उनका और लेखन है, जो उनके भाषण है, सब संकलित कर दिया है, उन्होंने इसी क्रम में चलो दिल्ली के नाम से
ऑन टू दिल्ली का हिंदी अनुवाद हुआ दिल्ली चलो। दिल्ली चलो आप सब जानते हैं कि आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का नारा था। तो दिल्ली चलो के नाम से अंग्रेजी में ये एक संकलन निकाला है जो ओरिएंट ब्लैक स्वान से छपा हुआ है। इसका अगर आप पेज नंबर 97 खोलेंगे तो 20वां चैप्टर है और इस चैप्टर की हेडिंग है एट बहादुर शाह टॉम स्पीच डिलीवर्ड ऑन 26 सितंबर 1943, यानी 26 सितंबर 1943 को बहादुर शाह जफर की टूम यानी कि उनके मकबरे पर दिया हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भाषण। इस भाषण की शुरुआत वो करते हैं, चूंकि वर्मा के जो हेड थे डॉक्टर बा मा वो वहां पर थे, तो भाषण की शुरुआत में वो कहते हैं, योर एक्सलेंसी एंड फ्रेंड्स, टुडे वी हैव असेंबल्ड हियर नियर द टूम्ब ऑफ बहादुर शाह, द लास्ट एम्परर ऑफ इंडिया, द लास्ट एम्परर ऑफ फ्री इंडिया, आजाद हिंदुस्तान के आखिरी जो एम्परर थे, आखिरी जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनके टूम पर, उनके मकबरे पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। इट इज परहैप्स स्ट्रेंज, maybe a lucky coincidence of history, that while the remains of India's last emperor rest on the soil of Burma, the remains of the last king of free Burma now rest on the soil of India. वो कहते हैं कि ये एक संयोग का मामला है कि आजाद भारत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर की जो कब्र है वो रंगून में है, बर्मा में है, और बर्मा के जो आजाद बर्मा के आप जानते हैं बर्मा पर भी अंग्रेजों का अधिकार था, तो आजाद बर्मा के जो आखिरी शासक थे उनकी जो कब्र है वो दिल्ली में है। वो इस संयोग को बताते हैं और उसके बाद दोनों देशों के बीच जो संबंध है, दोनों देशों का जो साझा संघर्ष है उस पर बात करते हैं। और इसी क्रम में बहादुर शाह जफर के बारे में एक बेहद खूबसूरत पैराग्राफ है जो मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी में भी पढ़ दूं आपके लिए और हिंदी में भी पढ़ दूं। इसको स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। किताब का जो डिटेल्स है कि कहां से आप मंगा सकते हैं वो सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक मेरी अपील है आप सब लोगों से कि एक बार डिस्क्रिप्शन खोल कर जरूर पढ़ लिया करें, उसमें कई सारी महत्वपूर्ण चीजें, मैं लिंक्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं वहां पर दिया करता हूं। नेताजी कहते हैं, This time we express our unshakable determination before a sacred memorial, before the mortal remains of the last fighter for India's freedom, the man who was an emperor among men and at the same time a man among emperors. कितनी खूबसूरत पंक्ति है। नेताजी कह रहे हैं कि इस वक्त हम एक सैकर्ड मेमोरियल, एक पवित्र स्मारक के सामने अपना अडिग इरादा पेश करना चाहते हैं। और वो सैकर्ड इमारत है किसकी? बहादुर शाह जफर के लिए। वो क्या कहते हैं? बिफोर द मोर्टल रिमेन्स ऑफ द लास्ट फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम, भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले आखिरी व्यक्ति की कब्र के सामने हम ये इरादा पक्का कर रहे हैं। और उनके बारे में क्या कहते हैं? जो इंसानों के बीच एक बादशाह था और बादशाहों के बीच एक इंसान, यानी वो बता रहे हैं कि बहादुर शाह जफर अपने पूरे व्यक्तित्व में, अपने रुतबे में तो वो बादशाह थे, लेकिन अपने पूरे व्यक्तित्व में एक आम आदमी की तरह लोगों के साथ व्यवहार करते थे। आगे वो क्या कहते हैं? वी चेरिश द मेमोरी ऑफ बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर के स्मृतियों को हम उत्सव की तरह मनाते हैं। वी इंडियंस regardless of religious faiths cherish the memory of Bahadur Shah because he was the man who gave the clarion call to his countrymen to fight the enemy from without, but because he was the man under whose flag fought Indians from all provinces. वो कहते हैं कि चाहे हमारा धर्म कोई भी हो, लेकिन बहादुर शाह जफर हमारे लिए सम्मानजनक हैं क्योंकि वह व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार आजादी की लड़ाई में दिल्ली की गद्दी से हुंकार भरी देश के नागरिकों को कहा कि बिना डरे हुए इस आजादी की लड़ाई में शामिल हो और इसका नेतृत्व किया। इंडियंस प्रोफेसिंग डिफरेंट रिलीजियस फेथ्स, the man under whose sacred flag Muslim and Hindus and Sikhs are at least freedom loving Muslims, Hindus and Sikhs fought side by side in the war that has been dubbed by English historians as Sipahi Mutiny, but which we Indian call as फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिनके नेतृत्व में हिंदू, मुसलमान, सिख या कम से कम देश को प्रेम करने वाले हिंदू, मुसलमान और सिख कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और
1857 की वह महान घटना हुई जिसे बरतानवी जो इतिहासकार हैं, जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, वो तो बलवा कहते हैं, लेकिन हम भारतीय जिसे आजादी की पहली लड़ाई कहते हैं। इस तरह आगे वो उनकी तारीफ करते हैं और तारीफ करने के बाद आखिर में जो बात कहते हैं वो ये है, योर एक्सलेंसी विद अस इट इज द प्रैक्टिस टू ऑफर डोनेशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस एट श्राइन्स लाइक दैट। इस तरह की जो श्राइन होती हैं, इस तरह की जो मजार होती है, हम भारतीयों के यहाँ ये परंपरा है कि वहां दान करते हैं। As a token of our inner feelings and faith, I can think of no better donation or nazar than to offer in the name of last hero of the India's first war of independence, Emperor Bahadur Shah, a small contribution of ₹5,000 to be handed over to your excellency। यानी जो बादशाह आए हुए थे, जो वहां के बर्मा के प्रमुख आए हुए थे, उनको 5,000 रुपए नजराना अपनी तरफ से देते हैं। भारत की आजादी की लड़ाई, जो पहला स्वाधीनता संग्राम था, उसके आखिरी नायक बहादुर शाह जफर की स्मृति में। यहां मैं आपको याद दिलाऊं, बहुत बातें होती हैं सावरकर की, लेकिन सावरकर की बातें करते हुए जो आज के सावरकर भक्त हैं, वो सावरकर की जो पॉजिटिव भूमिका है उसको भुला देते हैं और सिर्फ नेगेटिव भूमिका वाला याद रखते हैं। यानी कि जेल जाने, माफी मांगने और उसके बाद बाहर आकर अंग्रेजों के साथ जो कुछ उन्होंने किया वो तो वो याद रखते हैं, लेकिन जेल जाने से पहले जो सबसे बड़ा काम किया था सावरकर, जिसके लिए हम सब सम्मान करते हैं उनका, बार बार कहा जाता है भगत सिंह सावरकर का सम्मान करते थे। भगत सिंह सावरकर का सम्मान उनकी 7 माफियों के लिए नहीं करते थे, जो उन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम 1857 की जो किताब लिखी थी, उस किताब के लिए सम्मान करते थे। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति भारत का हो सकता है जो उस किताब के लिए सावरकर का सम्मान न करे। मैंने सावरकर पे किताब लिखी तो बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1857 पर जो उन्होंने किताब लिखी वो हम सब भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम सब भारतीय सावरकर के आभारी हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि उसके बाद जो माफिया मांगी और पूरी तरह से सांप्रदायिक हो गए। अगर आप 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम खोल के देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि जो बातें सुभाष बाबू कह रहे हैं यहां पर, यही बातें सावरकर भी उस समय कह रहे थे। वो खत्म होती है बहादुर शाह जफर के उस शेर से जो गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने कहा था कि हिंदिया में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और खुद सावरकर उन सभी लोगों की तीखी आलोचना करते हैं जो 1857 में अंग्रेजों के साथ खड़े होते हैं और ये निष्कर्ष देते हैं आखिरी पन्नों पे कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो दूरियों की बात थी वो शिवाजी के समय तो ठीक थी, लेकिन आज हिंदू और मुसलमान मिलकर ही हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। जब तक सावरकर देशभक्त थे तब तक सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे। सुभाष बाबू उसी क्रम में, चूंकि वो जीवन भर सेकुलर रहे, तो बर्मा में रहते हुए बहादुर शाह जफर की कब्र पर जाते हैं, वहां उनको सलाम पेश करते हैं, वहां पर भाषण देते हैं उनके सम्मान में, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। और बर्मा के जो हेड थे उनको 5,000 रुपयों का नजराना पेश करते हैं। और आज के जो देशभक्त हैं, जिनको मैं कहता हूं नए नए देशभक्त हुए हैं, वो सुभाष बाबू का गाना तो गाते हैं। सुभाष बाबू को तो उनको लगता है कि उनकी पार्टी के थे, वो ये भूल जाते हैं कि हिंदू महासभा के बारे में सुभाष बाबू ने कहा था कि ये न्यूसेंस वैल्यू है इनकी, और बंगाल के लोगों को कहा था कि अगर ये राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो इनको बिल्कुल भगा दो। वो भूल जाते हैं कि सावरकर और जिन्ना को उन्होंने अंग्रेजों का पिट्ठू कहा था। तो सुभाष बाबू की तलवार की बात तो करते हैं, सुभाष बाबू की लड़ाई की तो बात करते हैं, लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि सुभाष बाबू जो थे उन्होंने अपने झंडे पर जो शेर का प्रतीक चिन्ह लिया था वो टीपू सुल्तान से लिया था। और जब वो बर्मा गए तो बहादुर शाह जफर की कब्र पर जाकर बर्मा के हेड जो थे उनको, हेड ऑफ स्टेट जो थे, उनको नजराना पेश किया। मुगल इतिहास पर मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि मुगल इतिहास पर मैं अपनी क्लासेस शुरू करूंगा। मुझे अपनी बात याद है, लेकिन जैसा आप जानते हैं मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे काम करता हूं, तो मुगल इतिहास पे कुछ बात करने से पहले मैं मुगल इतिहास को ढंग से पढ़ लेना चाहता हूं। इधर मैं लगातार पढ़ रहा हूं, नोट्स ले रहा हूं, और एक बार जब मुझे लगेगा कि सच बताने के लिए, सही तरीके से सच बताने के लिए मेंटली मैं तैयार हूं, तो बहुत जल्द बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक की पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा। इसी बीच में काम करते करते ये एक मजेदार कहानी मुझे मिली, तो मुझे लगा आपसे साझा कर लूं। बहुत शुक्रिया। ऐसी कहानियां मैं लगातार लेके आता रहूंगा, और जैसा मैं हर बार कहता हूं कि मैं अपना काम करता रहता हूं, आप भी अपना काम करते रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, जैसे हो सकता है हमारे चैनल की मदद कीजिए। हम आपका काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ खड़े होइए।